नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के मुगल शासक औरंगजेब पर अपना व्याख्यान दूंगी। मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान था, जिसका जन्म 24 अक्टूबर 1618 को हुआ था। बचपन में औरंगजेब को अपने बड़े भाई दारा के साथ बंधक के रूप में नूरजहां के पास भी रहना पड़ा था, लेकिन जब उसके पिता शाहजहां ने आत्मसमर्पण कर दिया था तो इन दोनों को भी मुक्त कर दिया गया था। अपने राज्यारोहण के बाद शाहजहां ने औरंगजेब की शिक्षा दीक्षा की कहते हैं समुचित व्यवस्था की थी। औरंगजेब की शिक्षा 9 वर्ष की अवस्था से ही शुरू हो गई थी। उसके शिक्षकों में मोहम्मद हाशिम प्रमुख थे, जिन्होंने औरंगजेब को कुरान और हदीस का गहरा अध्ययन करवाया था। औरंगजेब को अरबी और फारसी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया था और नक्श लिखने में भी उसने कुशलता प्राप्त कर ली थी। बचपन से ही औरंगजेब की रुचि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या और उनकी टीकाओं के अध्ययन करने में थी। कथा साहित्य उसे पसंद नहीं था। संगीत, ललित कला, चित्रकला से भी उसे घृणा थी। बचपन से ही कट्टरता और कठोरता उसके जीवन के प्रमुख अंग बन गए थे। दया और सहानुभूति के गुणों का उसमें सर्वथा अभाव था। औरंगजेब का विकास एक कट्टर मुसलमान के रूप में हुआ था। शरीयत के अनुसार उसने 4 विवाह किए थे। 8 मई 1637 ईस्वी को औरंगजेब का पहला विवाह हुआ था फारस के शाह इस्माइल सफवी के वंशज नवाज खां की पुत्री दिलरस बानो से। दूसरा विवाह राजौरी यानी कि कश्मीर के राजा की पुत्री नवाब बाई से हुआ और तीसरा विवाह बेगम नामक स्त्री से हुआ और चौथा विवाह उसका उदयपुरी बेगम से हुआ, जो कि दारा के हरम में रहती थी, लेकिन दारा की पराजय के बाद औरंगजेब ने इससे विवाह कर लिया था। औरंगजेब की इन 4 पत्नियों से उसके 10 संतानें हुई थी, जिसमें 5 पुत्रियां थी और 5 पुत्र थे। पिता के शासनकाल के दौरान भी औरंगजेब राजनीतिक कार्य बहुत अच्छे से रहे। इसका राजनीतिक जीवन का आरंभ दिसंबर 1634 से शुरू हुआ, जबकि उसे बादशाह शाहजहां ने 10,000 का मनसब दिया था। 1635 ईस्वी में वीर सिंह देव बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह बुंदेला ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था। अतः शाहजहां ने बुंदेलखंड पर आक्रमण करने के लिए 3 बड़ी बड़ी सेनाएं भेजी, जिसका नेतृत्व औरंगजेब को सौंपा गया था। औरंगजेब ने बुंदेलों को परास्त किया, लेकिन कहते हैं युद्ध के बाद औरंगजेब ने पराजित बुंदेलों के साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया था, जो कि उसकी धार्मिक संकीर्णता को प्रकट करता है। 1636 ईस्वी में दक्षिण में उसकी प्रथम सूबेदारी भी रही है। उसको दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। यह काल उसका 1636 से 1644 ईस्वी तक रहा। इस अवधि में उसने उदगीर, औसा, बगला आदि दुर्गों पर मुगल सत्ता की स्थापना की थी। 16 फरवरी 1645 ईस्वी को औरंगजेब को गुजरात का सूबेदार भी नियुक्त किया था। 1647 में उसे बल्ख और बदकशां का सूबेदार और प्रधान सेनापति नियुक्त किया, जहां पर उसने अपनी सैनिक योग्यता का पूरा परिचय दिया, परंतु उसे प्रदेश में स्थायी सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। मार्च 1648 से जुलाई 1652 ईस्वी तक मुल्तान और सिंध का भी गवर्नर रहा और 2 बार उसने कंधार का भी घेरा डाला था। दक्षिण में उसकी दूसरी सूबेदारी का कार्यकाल शुरू होता है 1652 ईस्वी से। 1600 कहते हैं 44 ईस्वी में जब उसकी अनुपस्थिति रही थी, तो इस प्रांत में काफ़ी अव्यवस्था फैल गई थी और अयोग्य सूबेदारों की नियुक्ति के कारण दक्षिण की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी खराब हो गई थी। औरंगजेब के दीवान मुर्शीद कुली खां के प्रयास से इस प्रांत की आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयास किया गया था और गोलकुंडा और बीजापुर राज्यों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाहियां भी शुरू की थी। औरंगजेब उन राज्यों का मुगल साम्राज्य में विलय कर लेता, लेकिन शाहजहां की जल्दबाजी और दारा की ईर्ष्या के कारण ऐसा नहीं हो सका था। उत्तराधिकार का युद्ध और औरंगजेब की विजय। 6 सितंबर 1657 को शाहजहां रोगग्रस्त हुआ था, जिससे साम्राज्य में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था। उत्तराधिकार के इस युद्ध में औरंगजेब को किस प्रकार विजय प्राप्त हुई थी, उसने किस प्रकार से अपने भाइयों का दुखद अंत किया, इस सब का मैं विस्तृत रूप से वर्णन या उसको मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि बहुत अच्छे से मैं इससे पूर्व शाहजहां का जब मैंने व्याख्यान शुरू किया था, तो उस दरमियान मैंने आपको यह सब समझा दिया था।
राज्याभिषेक की बात करें तो उत्तराधिकार के लिए सामूगढ़ की विजय औरंगजेब के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसने सामूगढ़ के युद्ध में विजय प्राप्त कर आगरा के किले पर अधिकार किया था। शाहजहां को कैद कर लिया गया था। 21 जुलाई 1658 को औरंगजेब आगरा के सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसका वास्तविक राज्याभिषेक 1 वर्ष के बाद 5 जून 1659 ईस्वी को अत्यंत धूमधाम के साथ दिल्ली में हुआ था। इस अवसर पर उसने अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। इसके साथ साथ उसने शाही परिवार के सदस्यों, अमीरों को धन, पद, अन्य वस्तुओं द्वारा पुरस्कृत किया था। ईरान, अबिसीनिया, बुखारा, अरब आदि देशों के मुस्लिम शासकों ने भी औरंगजेब को उसकी सफलता पर बधाई पर अनेक उपहार भेजे थे। फ्रांस और डच सरकारों ने भी इस अवसर पर मुगल दरबार में अपने प्रतिनिधि भेजे थे, जिनका औरंगजेब ने स्वागत किया था। औरंगजेब की शासन नीति की बात करें तो कहते हैं कि सिंहासन प्राप्त करने के बाद औरंगजेब ने जिहाद का सहारा लिया था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने कट्टर उलेमा वर्ग को प्रसन्न करने के लिए कुछ आदेश जारी किए थे, जैसा कि हम कह सकते हैं कि वो कुरान के सिद्धांतों के अनुसार, ताकि वो लोग जो हैं वो जीवन यापन कर सके। तो उसका पहला आदेश था कि सिक्कों पे से कलमा लिखे जाने की प्रथा को उसने बंद कर दिया, जिससे काफिरों के हाथ से यह अपवित्र ना हो सके। दूसरा आदेश था नो रोजे का उत्सव मनाया जाना भी बंद कर दिया। तीसरा आदेश था लोक आचरण के निरीक्षण के लिए महोत्सव नियुक्त किए और नशीले द्रव्यों के क्रय विक्रय पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया। चौथा आदेश था नष्ट प्राय मस्जिदों का पुनरुद्धार करवाया गया और उनकी देखरेख के लिए इमाम मुअज्जिन की व्यवस्था की गई। पांचवा, झरोखा दर्शन, जो कि अकबर ने शुरू किया था, को मानव पूजा मानकर उसने बंद करवा दिया था। छठा औरंगजेब का आदेश था कि बादशाह द्वारा राजपूतों को टीका दिए जाने की व्यवस्था का भी उसने अंत कर दिया था। सातवां आदेश था दरबार में संगीत और ज्योतिष को भी वर्जित कर दिया गया। सती प्रथा और दास व्यापार को भी निषिद्ध कर दिया गया। मज़ारों पर स्त्रियों के जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। और 10वां उसका आदेश था जुआ, वेश्यावृत्ति, नशीली वस्तुओं के सेवन पर भी उसने प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब के विजय अभियानों की बात करें तो उत्तर पूर्वी सीमांत नीति में उसकी असम और कूच विहार की विजय पर हम चर्चा करते हैं। सिंहासन पर बैठते ही औरंगजेब ने अपना ध्यान उत्तर पूर्वी सीमांत की ओर लगाया। उत्तराधिकार के युद्ध के समय आंतरिक अव्यवस्था फैल गई थी, अतः उस समय असम और कूच विहार के शासकों ने मुगलों के कामरूप जिले पर अधिकार कर लिया था। 1660 में बादशाह औरंगजेब ने मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर आदेश दिया कि अंग्रेजों द्वारा अधिकृत मुगल प्रदेशों पर पुनः अधिकार किया जाए। मीर जुमला ने कूच बिहार की राजधानी पर अधिकार करके मुगल साम्राज्य में उसे मिला लिया था। उसके बाद वह असम की ओर बढ़ा और असम की अहोम सेनाओं को परास्त कर उसकी राजधानी गढ़गांव पर भी उसने अधिकार किया। लेकिन इसी बीच कहते हैं वर्षा ऋतु शुरू हो गई थी, जिससे मुगल चौकियां जो थी अलग थलग पड़ गई थी। अहोम सेनाओं ने इस अवसर का लाभ उठाया और कई मुगल चौकियों पर आक्रमण कर उन पर अधिकार किया। असम की विपरीत जलवायु और परिस्थितियों के कारण मुगल सेना की जो स्थिति थी वो काफ़ी खराब हो गई थी। अतः मीर जुमला ने विवश होकर दिलेर खां के माध्यम से अहोमों के साथ 1662 ईस्वी में एक संधि की और फिर संधि की शर्तों के अनुसार 5 जनवरी 1663 को अहोम राजा की पुत्री और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ सोना चांदी और कुछ हाथी मुगल पड़ाव पर भी पहुंचे। 10 जनवरी 1663 को मीर जुमला असम से वापस चला और 30 मार्च को 1663 ईस्वी को ही मार्ग में उसकी मृत्यु हो गई थी। मीर जुमला की मृत्यु के बाद बादशाह ने शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। शाइस्ता खां ने जनवरी 1663 में आराकान के राजा को परास्त किया, चटगांव को विजित कर पुर्तगालियों को ब्रह्मपुत्र के डेल्टे से बाहर देड़ा और चटगांव का नाम इस्लामाबाद रखा। इसके बाद उसने बंगाल की खाड़ी में स्थित सोन द्वीप पर भी अधिकार किया, लेकिन यह विजय स्थायी नहीं रही। 4 वर्षों तक मुगलों की अधीनता में रहने के बाद असम पुनः मुगलों के हाथों से निकल गया था। अहोम राजा चक्रध्वज ने गुवाहाटी पर भी अधिकार किया।
यद्यपि मुगलों ने 1675 में गुवाहाटी को पुनः जीत लिया था, लेकिन 2 वर्ष बाद ही अहोम राजा ने उसे पुनः छीन लिया। कूच बिहार के शासक ने लंबे संघर्ष के बाद मुगल अधीनता को स्वीकार किया, लेकिन कामरूप जो था मुगल साम्राज्य का अंग नहीं रहा था। इसी तरह से हम उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति की चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश के अफगानों की जीविका का साधन जो था वो लूट मार था। भारत को आने जाने वाले व्यापारियों को ये लोग लूट लिया करते थे। इस सीमांत प्रदेश में मुख्यतः अफ्रीकी और यूसुफजाई नामक अफगान जातियां अधिक उपद्रवी थी। मुगल सम्राट इस क्षेत्र में न्याय और व्यवस्था स्थापित करने में असफल रहे थे। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1667 में यूसुफजाई जाति ने भागू के नेतृत्व में सिंधु नदी पार कर हजारा पर अधिकार किया। यहाँ के गरीब कृषकों से संपत्ति लूटने लगे। इसके बाद उन्होंने यहाँ स्थित मुगल चौकियों पर भी आक्रमण किए और फिर वे मुगल क्षेत्रों के अंदर तक प्रवेश करने की योजना बनाने लगे थे। औरंगजेब ने इनके दमन के लिए मीर जुम्मन के पुत्र मोहम्मद अमीन खां को प्रधान सेनापति बनाकर भेजा। अमीन खां ने कठोरता से उपद्रवी अफगानों का दमन किया और कुछ समय के लिए क्षेत्र में शांति स्थापित की, किंतु 1672 में अफरीदी जाति के नेता अकमल खां ने मुगलों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध छेड़ दिया। अकमल खां के आह्वान पर अफरीदियों ने अफगानिस्तान के मुगल गवर्नर मोहम्मद अमीन पर आक्रमण कर मुगलों को परास्त किया। मोहम्मद भाग खड़ा हुआ। अफगानों ने सारा सामान लूटा और मुस्लिम स्त्रियों को गुलाम बना लिया। समस्त प्रदेश में फैले विद्रोह को देखते हुए औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा, लेकिन वह भी परास्त हुआ और मार्च 1674 ईस्वी में वह मार डाला गया। अफगानों के विरुद्ध सारे सेनापतियों के प्रयासों की असफलता से खिन्न होकर औरंगजेब ने स्वयं मुगल सेना का नेतृत्व ग्रहण किया। मतलब मुगल सेना का सेनापति वह स्वयं बना और अपने विशिष्ट सेनापतियों के साथ उसने हसल अंदाल पहुंचकर वहां अपना पड़ाव डाला। औरंगजेब ने यहाँ कूटनीतिक चाल चली। उसने विद्रोहियों की शाही नौकरियां और घूस दी, लेकिन यह प्रस्ताव कुछ जातियों ने ही स्वीकार किया। यूसुफजाई, गिलजाई, शिरानी आदि अफगानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अतः अब औरंगजेब ने कठोरता से उसका दमन किया। यद्यपि इस युद्ध में दोनों पक्षों को भयंकर हानि उठानी पड़ी थी, लेकिन अंत में अफगानों को घुटने टेकने पड़े। 1675 के अंत तक इस क्षेत्र में शांति स्थापित कर बादशाह यानी कि औरंगजेब जो था वो दिल्ली लौट आया और अमीर खां को काबुल का गवर्नर नियुक्त किया। अमीर खां ने धन और कूटनीति से अफगानों में फूट पैदा की, जिससे अफगानों की एकता भी समाप्त हुई। अकमल खां की मृत्यु के बाद विद्रोही अफरीदियों ने भी आत्मसमर्पण किया और एक अन्य विद्रोही अफगान नेता खुशाल सिंह भी पकड़ लिया गया। इस प्रकार इस सीमांत प्रदेश में शांति स्थापित हुई, लेकिन इस क्षेत्र में फैले विद्रोह में अकबर को फंसा देखकर दक्षिण में मराठा सरदारों ने कर्नाटक जीत लिया। अतः अब औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की ओर गया। औरंगजेब की दक्षिण नीति की बात करें कि उसकी दक्षिण पर आक्रमण करने के भी क्या कारण रहे हैं। औरंगजेब ने कहते हैं अपने 50 वर्षों के शासनकाल के अंतिम जो 25 वर्ष हैं वह दक्षिण की समस्याओं को सुलझाने में खर्च किए। अपने पूर्वजों की भांति औरंगजेब भी साम्राज्यवादी था। संपूर्ण भारत में एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देखता था। औरंगजेब अपने पिता के शासनकाल में 2 बार दक्षिण का गवर्नर रह चुका था, अतः दक्षिण की स्थिति को वह काफ़ी अच्छी तरह समझता था। दक्षिण के राजाओं की दुर्बलताओं को भी जानता था। निसंदेह अपने पिता के शासनकाल में वह दक्षिण के बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों पर विजय प्राप्त कर चुका था, लेकिन पिता के हस्तक्षेप के कारण वह इस विजय को पूर्ण नहीं कर पाया। और दक्षिण विजय अभियान के हम कह सकते हैं औरंगजेब के कारण क्या रहे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं पहला औरंगजेब की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का होना, दूसरा अपने पिता के जीवन काल की दक्षिण विजयों को पूर्ण करना, और तीसरा कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के कारण वह दक्षिण के शिया राज्यों को उन्मूलित करना अपना परम कर्तव्य समझता था। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार लिखते हैं कि शाहजहां की भांति औरंगजेब का भी दक्षिण के शिया सुल्तानों के साथ व्यवहार कुछ अंश में साम्राज्यवादी और कुछ अंश में धार्मिक विचारों से प्रभावित था।
और एक कारण हम और कह सकते हैं कि दक्षिण में इन दिनों मराठों ने अपनी शक्ति काफ़ी बढ़ा ली थी। मराठे हिंदू थे, अतः उनके उत्थान को औरंगजेब सहन नहीं कर सकता था। मराठों का प्रभाव गोलकुंडा, बीजापुर के राज्यों में उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था, लेकिन औरंगजेब इन राज्यों को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित करना चाहता था। ये कारण थे कि औरंगजेब को दक्षिण नीति अपनानी पड़ी, यानी दक्षिण पर आक्रमण करने के उसके ये कारण थे। अगले व्याख्यान में हम पढ़ेंगे कि कैसे उसने बीजापुर राज्य पर विजय की, गोलकुंडा के कुतुब शाहों का अंत किया, मराठों के साथ उसका क्या संघर्ष रहा इत्यादि। धन्यवाद।